आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में बायोलॉजी के पहला चैप्टर के एक्सरसाइज 1 के 15 प्रश्न को पढ़ चुके थे। आज हम लोग 16 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या प्रश्न? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो देखेंगे ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी में है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी में है वर्णी लवक में, ऑप्शन डी में है श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? पेड़ पौधों में पत्तियों का रंग हरा होता है। पेड़ पौधा में पत्तियों का रंग जो हरा होता है किस कारण से? क्लोरोफिल के कारण से ही। और क्लोरोफिल जो होते हैं या क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में मदद करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। उसके बाद लाल रक्त कण, ये रक्त कोशिका है। लाल रक्त कण क्या है? तो यह रक्त कोशिका है। लाल रक्त कण जो होता है इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। वर्णी लवक, यह एक लवक होता है जो किसमें पाया जाता है? पौधा में पाया जाता है। पौधा में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। एक होता है वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक, तीसरा होता है हरित लवक। उसके बाद है श्वेत रक्त कण। तो श्वेत रक्त कण जिनको हम WBC कहते हैं, तो यह भी क्या है? रक्त कोशिका का एक भाग है। श्वेत रक्त कण जो होता है इनका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिनों का। कितना दिनों का होता है? तो 2 से 4 दिनों का। तो चलिए क्या कहते हैं? मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न विरिक एक भाग है। विरिक एक भाग है। तो विरिक जो है किसका भाग है? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ उत्सर्जन तंत्र का, ऑप्शन बी में दिया हुआ परिवहन तंत्र का, ऑप्शन सी में दिया हुआ श्वसन तंत्र का, ऑप्शन डी में दिया हुआ कोई नहीं। तो विरिक एक भाग है। किसका भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का। विरिक जो होता है उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख भाग कहलाता है। विरिक क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख भाग। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख भाग कौन कहलाता है? तो विरिक कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख भाग कौन कहलाता है? तो विरिक कहलाता है। विरिक को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में किडनी कहते हैं। विरिक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। विरिक क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख भाग है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है पौधों में श्वसन क्रिया। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से क्या होगा? एटीपी, यहां गलत टाइपिंग हो गया। एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ 30.5 कैलोरी जूल प्रति मोल। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया हुआ 305 कैलोरी जूल प्रति मोल। ऑप्शन सी में दिया हुआ 3.5 कैलोरी जूल प्रति मोल। ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 3.5 कैलोरी जूल प्रति मोल। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3.5 कैलोरी जूल प्रति मोल। के से होता है कैलोरी, जे से होता है जूल प्रति मोल। तो पौधा में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 3.5 कैलोरी जूल प्रति मोल। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? क्या प्रश्न? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑप्शन ए में है संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में दिया हुआ अपघटन, उसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किस क्रिया द्वारा बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं,
ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या पेड़ पौधा शोषण क्रिया में क्या ग्रहण करते हैं, तो पेड़ पौधा CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। पेड़ पौधा शोषण क्रिया में या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 गैस क्या करते हैं, CO2 गैस का प्रयोग करते हैं, और जबकि क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग के लिए प्रदान करते हैं। तो ऑक्सीजन का संतुलन किस क्रिया द्वारा बना जाता है, प्रकाश संश्लेषण से। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो CO2 गैस का, और हम लोग के लिए क्या प्रदान करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तो ये लोग ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधा से हमें क्या प्रदान होता है, तो ऑक्सीजन प्रदान होता है। पेड़ पौधा किस गैस को ग्रहण करते हैं शोषण क्रिया में, तो CO2 गैस का। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मनुष्य का हृदय जो होता है वह कितने कोष्ठ में बटा होता है, मतलब मानव हृदय में कितना चैम्बर होता है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 4। मानव हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है, तो 4 कोष्ठों में बटा होता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ 120 mmHg, ऑप्शन बी में दिया हुआ 150 mmHg, ऑप्शन सी में दिया हुआ 90 mmHg, ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है वह कितना होता है, 120 mmHg, 120 mmHg। ये औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है, तो ये मानव रक्तचाप जो होता है, मानव रक्तदाब या रक्तचाप कहिए, जिनको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। रक्तदाब को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। इन्हीं के बारे में पूछा गया। ये जो होता है, एक होते हैं प्रकुंचन, दूसरे होते हैं संकुचन। तो प्रकुंचन जो होता है 120 mmHg, जबकि यहीं पर यदि आपको पूछा जाए कि संकुचन दाब कितना होता है, क्या पूछा जाए, संकुचन दाब कितना होता है, तो संकुचन दाब जो होता है 80, कितना होता है, 80 mmHg। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, 80 mmHg। इसी में मतलब मानव रक्तदाब या मनुष्य का ब्लड प्रेशर जो होता है, सामान्यतः मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 यही होता। ये जो है प्रकुंचन दाब है, ये संकुचन दाब है, 120/80, 120/80। तो 120 जो होता है ये कौन चीज है, तो यह प्रकुंचन दाब है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब में ये प्रकुंचन दाब जो होता है 120, और जबकि संकुचन दाब यदि पूछ लिया जाए तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, 80। संकुचन दाब कितना होता है, तो 80 होता है। स्वस्थ मानव का रक्त दाब कितना होता है, तो 120/80। उसके बाद मानव रक्त दाब जो होता है, इसको मापने वाला यंत्र का क्या नाम होता है, तो एस्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम होता है, एस्फिग्मोमैनोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर। इसके द्वारा क्या होता है, मानव रक्तदाब मापा जाता है। मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है, एस्फिग्मोमैनोमीटर से। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी पेड़ पौधा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वह किस भाग में होती है। तो देखेंगे ऑप्शन ए में है जड़, ऑप्शन बी में है तना, ऑप्शन सी में है पत्ता, ऑप्शन डी में है फूल। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा पत्तियों में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होती है, तो पत्तियों में। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, पेड़ पौधों में क्या होता है, जल का निष्कासन होता है रंध्रों द्वारा। रंध्र कहां पाया जाता है, पेड़ पौधा में, पत्तियों में। पेड़ पौधा में रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन यानी जल का निकलना ही क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाता है। तो पेड़ पौधा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा पत्तियों में। क्या हो जाएगा सही जवाब, पत्तियों में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है, यानी यकृत से निकलने वाला रस के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे लाल रस, ऑप्शन बी में देखेंगे जठर रस, ऑप्शन सी में देखेंगे पित्त रस, ऑप्शन डी में देखेंगे आंत रस। तो यकृत से निकलने वाला रस पित्त रस कहलाता है। यकृत से निकलने वाले रस को हम लोग क्या कहते हैं, तो पित्त रस कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है।
तो सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो देखेंगे ऑप्शन ए में है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी में है वसा अम्ल, ऑप्शन सी में है ग्लूकोज, ऑप्शन डी में है सुक्रोज। तो सामान्यतः कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए जो उपयोग किया जाता है ऊर्जा उत्पादन के लिए किनका? तो ग्लूकोज का। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी ग्लूकोज का उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न? डायलिसिस मशीन द्वारा, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए में देखेंगे हीमोडायलिसिस, ऑप्शन बी में देखेंगे डायलाइसेट, ऑप्शन सी में देखेंगे सेलोटेन, ऑप्शन डी में देखेंगे डायलाइजर। तो डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया या रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया किस मशीन से होता है? तो डायलिसिस मशीन से। यदि पूछ दे कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया किस मशीन से किया जाता है, तो डायलिसिस मशीन से। और डायलिसिस मशीन से जो रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न? सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। तो ऑप्शन ए में देखेंगे ग्लूकोज, ऑप्शन बी में देखेंगे सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी में देखेंगे एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी में देखेंगे एल्ब्यूमिन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा एल्ब्यूमिन। बाद में कि ये ग्लूकोज ये भी उपस्थित रहता है, सोडियम क्लोराइड भी उपस्थित रहता है, एमिनो अम्ल भी उपस्थित रहता है, जबकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है इसमें एल्ब्यूमिन उपस्थित नहीं रहता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न? जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? तो जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे श्वसन, ऑप्शन बी में देखेंगे उत्सर्जन, ऑप्शन सी में देखेंगे पोषण, ऑप्शन डी में देखेंगे परिवहन। तो जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा उत्सर्जन। जीवों के शरीर से उपापचयी मतलब कौन सी? भोजन पच जाने के बाद फालतू पदार्थ जो होता है चाहे जीव जंतु में चाहे मनुष्य में, जैसे मलमूत्र हो गया, यह सब निकलने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न? वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं? मतलब वृक्क जो है वृक्क का भीतरी सतह को हम लोग नतोदर सतह कहते हैं। पूछा जाता है कि वृक्क की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो नतोदर सतह कहते हैं। उसके बाद इसमें प्रश्न में पूछा गया जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है, वृक्क धमनी कहां प्रवेश करती है? वृक्क में, तथा वृक्क शिरा जहां से बाहर निकलती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए में देखेंगे क्या है? प्रांतस्थ भाग, उसके बाद ऑप्शन बी में है अंतस्थ भाग, उसके बाद ऑप्शन सी में है हाइलम, ऑप्शन बी में है हेनले का चाप। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइलम। उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं जहां से वृक्क शिरा निकलता है? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।